वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम बफर सॉल्यूशंस के बारे में बात करने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम के चैप्टर में। तो क्या है कि ये हमारे पास कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं या बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होते हैं, उनमें हमें ना पीएच वैल्यू को कांस्टेंट करना होता है। तो पीएच वैल्यू को कांस्टेंट करने के लिए हमें उनमें उनकी सॉल्यूशन को एक ऐसी सॉल्यूशन बनाना होता है जो अपनी पीएच वैल्यू को चेंज ना होने दे, और ऐसी सॉल्यूशंस को ही बफर सॉल्यूशंस कहा जाता है। तो बफर सॉल्यूशन क्या है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूँ। बफर सॉल्यूशन एक ऐसी सॉल्यूशन है जो अपनी पीएच वैल्यू में किसी भी चेंज को रेजिस्ट करती है जब उसमें हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड या फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस डाल दें। नॉर्मली अगर किसी सॉल्यूशन में हम फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाल दें या फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस डाल दें तो उसकी पीएच वैल्यू चेंज हो जाएगी, पर बफर सॉल्यूशन ऐसा नहीं होने देती। ऐसी ही सॉल्यूशंस को बफर सॉल्यूशंस कहा जाता है। बफर सॉल्यूशंस दो तरह की होती हैं। एक सिंपल बफर्स होती हैं और एक मिक्स बफर्स होती हैं। पहले हम सिंपल बफर्स के बारे में बात करते हैं। ये जो हैं, जो सिंपल बफर्स हैं, सिंगल सॉल्ट की बनी होती हैं, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेसिस। जैसे कि अमोनियम एसीटेट है, ये लिखा हुआ है अमोनियम एसीटेट। तो ये क्या है? सॉल्ट है। ठीक है, सॉल्ट है। तो इसमें जो एसीटेट पार्ट है, वो एसिटिक एसिड से आया है, और एसिटिक एसिड एक वीक एसिड होता है। और अमोनियम पार्ट जो है वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड से आया है, जो कि वीक बेस होता है। तो सिंपल बफर जो है वो बनी होती हैं ऐसी सॉल्ट की सॉल्यूशंस जो वीक एसिड और वीक बेसिस से बनी होती हैं, और इनकी जो प्रॉपर्टी होती है ये अपनी पीएच वैल्यू को चेंज नहीं होने देती। उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? बफर एक्शन कहते हैं। अब हम दिखाएंगे आपको इसका मैकेनिज़्म कि हम इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड या फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस डालते हैं तो ये अपनी पीएच वैल्यू को कैसे चेंज जो है वो नहीं होने देती। तो हमने अमोनियम एसीटेट ले लिया और इसको हमने एक्वस मीडियम में डाल दिया, तो इसने एसीटेट और अमोनियम हमें प्रोवाइड कर दिया। क्योंकि अमोनियम एसीटेट जो है वो तो सॉलिड फॉर्म में ही होता है, तो इसको आपने एक्वस सॉल्यूशन में डाल देना है। तो ये एक्वस मीडियम में डालने की वजह से, यानी वाटर में डालने की वजह से, एसीटेट और अमोनियम में डिसोशिएट कर जाएगी। आप इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाल दीजिए, से HCl। HCl डाल दिया। HCl जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके आपको पता है क्या प्रोवाइड करेगा? हाइड्रोनियम आयन प्रोवाइड करेगा। तो ये हाइड्रोनियम आयन जो है ना, ये हाइड्रोनियम आयन है, ये HCl से आया है। Because of HCl it is produced। तो ये HCl की वजह से प्रोड्यूस्ड हुआ है। ये एसीटेट के साथ कंबाइन करके एसिटिक एसिड और वाटर बना देता है, और वाटर की वजह से तो पीएच वैल्यू चेंज नहीं होगी, और एसिटिक एसिड जो है वो डिसोशिएट नहीं करता। तो मतलब यहाँ करता है तो 0.1%, 0.2%, 0.3% से 1%, इससे ज़्यादा ये डिसोशिएट नहीं करता। तो ये अपना हाइड्रोजन जो है वाटर को देके हाइड्रोनियम तो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा, और अगर करेगा तो इतनी कम क्वांटिटी में करेगा कि इस सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होगी। देखा कितनी ब्यूटीफुल मैकेनिज्म है इसकी। हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाले और उसने
एक्वस मीडियम की वजह से हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस कर दिया। हाइड्रोनियम आयन जो है ये जो बफर सॉल्यूशन के लिए सॉल्ट लिया था, उसके एक आयन के साथ कंबाइन करके वीकली आयोनाइज्ड एसिटिक एसिड बना देती है। ये वीकली आयोनाइज्ड एसिड है। जिसका नाम ही वीकली आयनाइज्ड है तो मतलब ये आयनाइज्ड नहीं होगी। तो फिर हमें डेफ़िनेटली जो है अगर ये आयनाइज़ नहीं होगी तो वाटर की वज़ह से तो पीएच वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब कि ये सॉल्यूशन जो है उसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डालने के बावजूद भी ये जो सॉल्यूशन है अपनी पीएच वैल्यू में कोई चेंज नहीं होने देगी। तो इस तरह से ये सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? बफर सॉल्यूशन डालेंगे बोलेंगे। अब आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस डाल दीजिए, ठीक है? तो जो बेस का ओएच नेगेटिव है, एक्वस मीडियम में अ, डाला किसमें है? बफर सॉल्यूशन में डाला है। तो NaOH जो है एक्वस मीडियम में कंप्लीटली आयोनाइज्ड होता है, तो ये OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा। ये OH नेगेटिव जो है NH4 प्लस के साथ कंबाइन करके वीकली आयोनाइज्ड बेस दे देगा। और वीकली आयनाइज्ड बेस की वजह से इसकी डिसोसिएशन नहीं होगी। डिसोसिएशन नहीं होगी तो OH नेगेटिव नहीं रिलीज़ होगा। OH नेगेटिव नहीं रिलीज़ होगा तो पीएच वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आएगा। इस तरह से हमने मैकेनिज़्म इनका बताया कि जो सिंपल बफर सॉल्यूशंस हैं, वो अपने कैसे बफर एक्शन से उसमें अगर फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड या फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस डालें, तो अपनी पीएच वैल्यू को चेंज नहीं होने देती। अब हम मिक्स बफ़र्स ले लेते हैं। मिक्स बफ़र्स में हमारे पास 2 बफ़र्स होते हैं। एक एसिडिक बफ़र्स होती हैं और एक बेसिक बफ़र्स होती हैं। पहले एसिडिक बफ़र्स लेते हैं। ये इसमें मिक्सचर होता है, ठीक है? 2 सब्सटेंसेस का। जैसे अगर एसिडिक बफ़र ले रहे हैं तो एक वीक एसिड होगा, वीक एसिड। और एक ऐसा सॉल्ट होगा जिसमें एक कॉइन जो है वीक एसिड से कॉमन होगा, ठीक है? तो एसिटिक एसिड प्लस सोडियम एसीटेट इट्स ए एसिडिक बफर। बोरिक एसिड इट्स ए वीक एसिड। और हमने जो सॉल्ट लिया है सोडियम बोरेट का, तो सोडियम बोरेट का जो बोरेट पार्ट है वो बोरिक एसिड के साथ कॉमन है। फॉर्मिक एसिड जो है वीक एसिड है। ये एग्जांपल्स बता रहा हूँ आपको। और सोडियम फॉर्मेट, तो ये सॉल्ट है, तो इसका जो फॉर्मेट पार्ट है वो फॉर्मिक एसिड के साथ कॉमन है। मतलब आपको ऐसे दे देते हैं ना, ये सेट है, तो आप बताइए कि इसमें से एसिडिक बफर कौन-सा है? मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर में, तो जैसे ये 4 ऑप्शन कोई दे देंगे, तो आपको बताना होगा कि कौन-सा ये बफर है, एसिडिक है या बेसिक है या कोई भी नहीं है? या पूछेंगे इसमें से बताइए कौन-सा एसिडिक बफर है? तो अगली एग्ज़ाम्पल मैंने दी हुई है एसिडिक बफर में फास्फोरिक एसिड, जो कि एक वीक एसिड होता है और सोडियम फॉस्फेट के साथ उसका मिक्सचर है। और फॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड के साथ जो है कॉमन आयन प्रोड्यूस करता है, ठीक है? हम जो एग्ज़ाम्पल लेने जा रहे हैं अमोनियम हाइड्रॉक्साइड और अमोनियम क्लोराइड की ले रहे हैं। अमोनियम, अब बेसिक बफ़र्स की अगर बात करें तो बेसिक बफ़र्स में हमारे पास वीक बेस होता है और एक ऐसा सॉल्ट होता है, जैसे इसमें एसिडिक बफर में क्या था, वीक एसिड था और एक ऐसा सॉल्ट था जिसका एक आयन वीक एसिड के साथ कॉमन था। तो जो बेसिक बफर्स हैं उसमें एक वीक बॉय बेस होगा इक्विमोलर क्वांटिटी में। ये लिखा हुआ है डेफिनेशन में, इक्विमोलर क्वांटिटीज इनकी होनी चाहिए, किनकी? इसकी और इसकी। अब बेसिक बफर में आपके पास वीक बेस होना चाहिए और एक ऐसा सॉल्ट होना चाहिए जिसका एक कॉइन जो है वो
वीक बेस के साथ कॉमन होगा। ठीक है? ये बेसिक बफर्स होते हैं। हम इनकी एक्शन पे आ जाते हैं। एक्शन हम पहले एस्टिक बफर्स का करेंगे, फिर बेसिक बफर्स का पढ़ेंगे। तो चलिए हम एस्टिक बफर पे चलते हैं। एस्टिक बफर पे हमने जो इक्विमोलर मिक्सचर लिया है, एक एस्टिक एसिड का लिया है और एक सोडियम एसीटेट का लिया है। मतलब एक वीक एसिड ले लिया और एक सॉल्ट ले लिया, जिसका एक आयन वीक एसिड के साथ कॉमन होना चाहिए, तो ये बफर सॉल्यूशन है। ठीक है? तो ये दोनों अगर वाटर में पुट किए जाएँ, एसिटिक एसिड को वाटर में पुट किया जाए, तो ये वीकली आयोनाइज़्ड है। कैसे पता चला वीकली आयोनाइज़्ड है? आप देख सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है, इसमें 2 तरफ एरो दिखाए हुए हैं। मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन भी होता है और बैकवर्ड रिएक्शन भी होता है। हाँ, वो अलग बात है कि बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन कम होता है। वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू से पता चलता है। हमने इक्विलिब्रियम पार्ट 1 के चैप्टर में पढ़ा था। एसिटिक एसिड को वाटर में जब पुट करेंगे तो एसीटेट आयन और हाइड्रोनियम आयन मिल जाएगा। ठीक है? 2 बहुत ही कम क्वांटिटी में मिलेगा। अब हम इसमें हमने सॉल्ट लेना है, इक्विमोलर लेना है ना दोनों को। इक्विमोलर क्वांटिटी में लेना है, एक वीक एसिड लेना है और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया, तो ये पूरी तरह से एसीटेट और सोडियम आयन दे देगा। अब आप इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाल दीजिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वस में तो डाला ही हुआ है, पानी में तो डाला ही हुआ है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर के साथ कंबाइन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड वाटर के साथ कंबाइन करके क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। वेरी सिंपल। हाइड्रोनियम आयन तो पहले भी है सॉल्यूशन में, तो अगर अब हाइड्रोनियम आयन आ गया तो कौन सी पीएच वैल्यू में चेंज हो जाएगा। और बाय चांस अगर चलो आ भी गया है, तो ये हाइड्रोनियम आयन, जैसे ये हाइड्रोनियम आयन एसीटेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो ये हाइड्रोनियम आयन भी एसीटेट के साथ रिएक्ट करके आपको दोबारा से एसिटिक एसिड और वाटर दे दे। तो पहले भी तुम्हारे पास सॉल्यूशन में एसिटिक एसिड और वाटर है, तो पीएच वैल्यू में कौन सा चेंज आएगा? कोई चेंज नहीं आएगा। इस तरह की सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? एसिडिक बफर सॉल्यूशन बोल देते हैं। तो एसिडिक बफर क्यों बोला? क्योंकि इसमें हमने इक्विमोलर क्वांटिटी में एक वीक एसिड लिया है और एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है, जिसका एक आयन जो है वीक एसिड के साथ क्या करता है? कॉमन है। ठीक है? तो ये हाइड्रोनियम आयन जो है एसीटेट के साथ इसलिए भी कंबाइन कर जाएगा क्योंकि ये कॉमन आयन है ना? कॉमन आयन इफ़ेक्ट यहाँ पे है। तो कॉमन आयन है, तो इन्होंने जॉइन करके वैसे भी इक्विलिब्रियम को बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट करना था। तो ये तो ऑलरेडी लार्जर क्वांटिटी में इसकी वजह से हो गया। एसीटेट आयन है तो था बहुत ही कम, लेकिन सोडियम एसीटेट पूरी तरह से डिसोशिएट कर गया था, तो लार्जर क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो गया था। एक ये हाइड्रोनियम आयन है और ये हाइड्रोनियम आयन है। ये दोनों एसीटेट के साथ कंबाइन करके आपको दोबारा से एसिटिक एसिड और वाटर प्रोड्यूस कर देते हैं। तो क्या सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू में कोई चेंज आएगा अगर आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डालेंगे? नहीं आएगा। पर ये है कि आप मैंने हर जगह पे मेंशन किया हुआ है स्मॉल अमाउंट, फ्यू ड्रॉप्स डालनी है। ये नहीं कि पूरी बॉटल 1 मोलर एचसीएल की उसमें डाल देनी है, तो फिर कहना कि सर इसकी पीएच वैल्यू चेंज हो गई है। तो आपने तो कहा था कि बफर सॉल्यूशन की पीएच वैल्यू चेंज नहीं होती। नहीं बाबा, पीएच वैल्यू डेफ़िनेटली चेंज होगी अगर आप बहुत ज़्यादा हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देंगे। अब इसमें हम क्या डालेंगे? फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस डालेंगे, क्योंकि हमने दोनों डाल के बताने हैं ना, क्योंकि हमारी डेफ़िनेशन में ये था कि बफर सॉल्यूशन एक ऐसी सॉल्यूशन होती है जिसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड या बेस डालें तो उसकी पीएच वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, या बफर सॉल्यूशन अपनी पीएच वैल्यू में चेंज को रेज़िस्ट करती है। अब फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस डाल देते हैं। बेस डालते हैं तो वो अगले पेज पे है, तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। बेस डालेंगे जैसे NaOH, तो वो OH नेगेटिव प्रोड्यूस करेगा ना, तो OH नेगेटिव हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करके पता क्या बना देगा? वाटर। तो वाटर से कौन सी पीएच वैल्यू चेंज होनी है? कोई पीएच वैल्यू चेंज जो है वो नहीं होनी। ठीक है? तो हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड जो हमने बाहर से डाला है, तो चलिए
अब हम इसमें हमने फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, तो ये ओ एच नेगेटिव कहाँ से आया है? NaOH से आया है। और ये हाइड्रोनियम आयन कहाँ से आया है? बफर सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट था। ठीक है, तो बफर सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट था, तो वाटर मिल गया। तो वाटर तो एक्वस मीडियम है, उसकी वजह से ही तो रिएक्शन सारा हो रहा है, तो हम कैसे कह दें कि पीएच वैल्यू में कोई चेंज आएगा? ठीक है, एक नोट है, बफर हैज ए रिजर्व एसिडिटी विच इट यूजेस अगेंस्ट अ बेस। मतलब अगर आप फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस डालते हैं तो वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, क्योंकि इसके पास रिजर्व एसिडिटी होती है। और इसके पास रिवर रिजर्व बेसिसिटी भी होती है, जिसको ये एसिड के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, जिसकी बफर सॉल्यूशन एसिड के अगेंस्ट इस रिजर्व बेसिसिटी को यूज़ करते हैं। इस तरह से ये अपनी पीएच वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं आने देते। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। अब हम बफर एक्शन ऑफ बेसिक बफर पढ़ेंगे। बहुत सिंपल है, जैसे एसिडिक बफर का था, बस आपको एग्जाम्पल पता होनी चाहिए। तो बताइए, मैंने एग्जाम्पल में क्या बताया था? क्या होना चाहिए आपके पास? एक वीक बेस होना चाहिए और सॉल्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, और इसका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का एक आयन वीक बेस के साथ कॉमन होना चाहिए। तो वीक बेस को वाटर में पुट करते हैं तो अमोनियम और हाइड्रोक्साइड मिल जाएगा। और एरो दोनों दिखाए हुए हैं, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन के भी। ये बहुत ही कम क्वांटिटी में डिसोशिएट करेगा। सॉलिड था तो इसको एक्वस मीडियम में डाल दिया। अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डाला तो इसने अमोनियम और क्लोराइड दे दिया। ये बफर सॉल्यूशन है। कौन सी बफर सॉल्यूशन है? बेसिक बफर सॉल्यूशन है। और इसमें ये दोनों इक्विमोलर क्वांटिटी में है। अब आप इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एसिड डाल दीजिए। एसिड वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या प्रोड्यूस करेगा? हाइड्रोनियम आयन। ये हाइड्रोनियम आयन आपको नहीं लगता कि OH नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर जाएगा और हमें क्या प्रोड्यूस हो जाएगा? वाटर। तो वाटर में तो सारा रिएक्शन हो रहा है, तो फिर पीएच वैल्यू में कैसा चेंज आएगा? हाँ, कई बच्चे सोच रहे होंगे कि हाइड्रोनियम आयन क्लोराइड के साथ क्यों नहीं रिएक्ट कर जाता? तो आप सोचिए कि HCl और वाटर रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन और क्लोराइड ही प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, जब एक बार आयोनाइज्ड होता है ना, तो दोबारा रिकम्बाइन नहीं करते। मतलब हाइड्रोनियम आयन क्लोराइड के साथ रिकम्बाइन नहीं कर सकता, तो इसलिए हाइड्रोनियम आयन हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन करके, ये हाइड्रोक्साइड कहाँ से आया है? फ्रॉम बफर सॉल्यूशन। और ये हाइड्रोनियम आयन कहाँ से आया है? फ्रॉम HCl। वाटर मिल गया, पीएच वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगा। अब आप इसमें फ्यू ड्रॉप्स ऑफ बेस डाल दो, तो क्या प्रोड्यूस करेगा? OH नेगेटिव। OH नेगेटिव तो बफर सॉल्यूशन में ऑलरेडी है, तो कॉमन आयन की वजह से तो ये OH नेगेटिव, और जो OH नेगेटिव हमने डाला है, अगर ये बैकवर्ड रिएक्शन प्रोड्यूस करके कैरी ऑन करके हमें दोबारा से अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस दे देते हैं, तो उससे पीएच वैल्यू में कोई भी चेंज जो है वो नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये एक्सप्लेन किया कि बफर सॉल्यूशंस दो तरह की होती हैं। सिंपल बफर सॉल्यूशन, उसमें एक सिंगल सॉल्ट होता है, और मिक्स बफर सॉल्यूशन। मिक्स बफर सॉल्यूशन फिर दो तरह की होती हैं, एसिडिक बफर एंड बेसिक बफर। एसिडिक बफर में वीक एसिड और एक स्ट्रॉन्ग सॉल्ट इलेक्ट्रोलाइट, जिसका एक आयन वीक एसिड के साथ कॉमन होना चाहिए, और जो दूसरी हैं बेसिक बफर होती हैं, उसमें इक्विमोलर क्वांटिटी में वीक बेस और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए, और उसका आयन जो है वीक बेस के साथ कॉमन होना चाहिए। आई एम श्योर दिस इज क्लियर टू यू गाइस। एम आई क्लियर टू यू? ओके। अब हमने बफर कैपेसिटी की डेफिनेशन या बफर इंडेक्स की जो है डेफिनेशन पढ़नी है। इसमें बताना है कि
This is number of mole of acid or base added to liter, 1 liter of buffer divided by change in pH value. तो कितने नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड और बेस आपको 1 लीटर बफर सॉल्यूशन में डालने पड़ते हैं ताकि बफर सॉल्यूशन की पीएच 1 यूनिट चेंज हो जाए, मतलब 3 है तो 3 से 2 हो जाए या 3 से 4 हो जाए। तो इस प्रॉपर्टी को बफर सॉल्यूशन की बफर कैपेसिटी या बफर इंडेक्स से लिखते हैं। दिस इज इक्वल टू डी एन, दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड और बेस एडेड टू 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू। ठीक है। और जो बफर कैपेसिटी होती है बफर सॉल्यूशन की मैक्सिमम होती है अगर वीक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन और उसके सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन या वीक बेस की और उसके सॉल्ट की कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो, यानी कि पीएच जो है पी के ए के इक्वल हो जाए या पी ओ एच पी के बी के इक्वल हो जाए, तो बफर कैपेसिटी जो है या बफर सॉल्यूशन जो है वो क्या होती है, मैक्सिमम। बफर कैपेसिटी जो बफर सॉल्यूशन की है वो क्या होती है, मैक्सिमम होती है। अब हमने नेक्स्ट टॉपिक में कैलकुलेशन ऑफ पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, हमने बफर सॉल्यूशन की पीएच कैलकुलेट करनी है एक इक्वेशन से जिसे हेंडरसन हेसलबेल्च इक्वेशन कहते हैं। ये मैं अभी आपको करवाता हूँ, 1 सेकंड होल्ड कीजिए। हेंडरसन हेसलबेल्च इक्वेशन जो है इससे हम पीएच जो है एसिडिक और बेसिक बफर की कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी कैलकुलेशन तो मैं अभी आपको करवाता हूँ। पहले मैं बता दूँ कि हेंडरसन हेसलबेल्च इक्वेशन जो एसिडिक बफर की है उसका फॉर्मूला क्या है। पीएच इज इक्वल टू पी के ए प्लस लॉग सॉल्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एसिड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। तो ये एसिडिक बफर की पीएच वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए है। पी के ए किसके इक्वल होता है, माइनस लॉग के ए के। हम वीडियो नंबर 3 या 4 में ये पढ़ चुके हैं, आगे वैसे लिखा हुआ है। ये एसिडिक बफर के लिए थी। अब बेसिक बफर के लिए पीएच की बजाय पी ओ एच लिखते हैं ना। पी के ए होता है ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड ए को रिप्रेजेंट करता है, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ बेस को रिप्रेजेंट करता है। इज इक्वल टू पी के बी प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। एसिडिक बफर के लिए यहाँ पे एसिड और बेसिक बफर के लिए यहाँ पे बेस। और हम वीडियो नंबर 4 या 3 में शायद पढ़ चुके हैं, 4 में मेरे ख्याल से, या 4 या 5 में, कि पी के बी किसके इक्वल होता है, माइनस लॉग के बी के इक्वल होता है। तो ये दो फॉर्मूलीज़ हैं जो हम ड्राइव करने जा रहे हैं। मतलब ड्राइव एक ही करेंगे तो दूसरा अपने आप हो जाएगा। तो अगर आप जो है पीएच और आपने पढ़ा हुआ है ना पहले कि पीएच प्लस पी ओ एच इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 14 के इक्वल होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। तो अगर आपने पीएच आपके पास है और पीओएच आपने निकालनी है, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आप पीओएच को 14 में से माइनस कर लेंगे। ठीक है, ऐसे पीओएच को 14 में से माइनस कर लेंगे तो फिर आपका जो है पीएच भी निकल सकता है, पीओएच निकालना चाहते हैं वो भी निकाल सकते हैं। सपोज़ आपके पास पी ओ एच निकालना है आपने और पीएच आपको पता है, तो पीएच को 14 में से माइनस कर दीजिए। पी ओ एच अगर आपने निकालना है तो 14 माइनस पीएच कर दीजिए। ठीक है, तो इस रिलेशनशिप से आप, अगर आपके पास पीएच है या पी ओ एच है, दोनों में से कोई भी वैल्यू है और दूसरी निकालनी है, तो आप इस रिलेशनशिप से निकाल सकते हैं। के ए की वैल्यू जितनी स्ट्रॉन्गर, के ए की वैल्यू जितनी
ज़्यादा होगी और या पीकेए इसके ऑपोज़िट होता है क्योंकि केए इज़ इक्वल टू माइनस लॉग पीकेए इज़ इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ केए। तो केए की वैल्यू जितनी लार्जर होती है पीकेए की वैल्यू उतनी ही स्मॉलर होती है और केए की वैल्यू जितनी लार्जर होती है लार्जर वैल्यू तो ये एसिड जो है वो स्ट्रॉन्गर एसिड होता है। के ए किसको रिप्रेजेंट करता है? डिसोसिएशन कांस्टेंट को। पिछली वीडियोस में वीडियो नंबर 4, 5, 6 में के ए के बारे में बहुत बताया हुआ है। तो ग्रेटर द वैल्यू ऑफ के ए स्ट्रॉन्गर इज द एसिड। बट पी के ए इज और के ए के बीच में रिलेशनशिप है पी के ए इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ के ए। ठीक है, तो अगर के ए की वैल्यू लार्जर है तो पी के ए की वैल्यू क्या होगी? स्मॉलर होगी। ठीक है, और इसी तरह से के बी की वैल्यू अगर ग्रेटर है तो जो बेस है वो स्ट्रॉन्गर होगा या पी के बी की वैल्यू स्मॉलर है तो जो बेस है वो क्या होगा? स्ट्रांग होगा। अब मैं ये कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूँ एक्सप्रेशन इसका जो है हेंडरसन हेसलबेल्च इक्वेशन का एसिडिक बफर के केस में। सपोज कर लीजिए आपके पास एक वीक एसिड है। एच हमने इसलिए लगाया कि ये एसिड को रिप्रेजेंट करता है और ए स्टैंड फॉर एसिड। ठीक है, एच मतलब ये हाइड्रोजन को आयोनाइज कर सकता है यानी हाइड्रोजन को प्रोड्यूस कर सकता है और इसके साथ एक स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस जो है बी ए हमने ले लिया। ठीक है, ये हम ड्राइव करते हैं। तो हम ये ड्राइव करेंगे पहले। ठीक है, तो हमने कहा कि हमारे पास एक वीक एसिड है। ये वीक एसिड ले लिया हमने। ठीक है, और हमने कहा कि हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है। तो वीक एसिड को वाटर में पुट किया उसने हाइड्रोनियम आयन और साथ में जो है वो कॉन्जुगेट बेस दे दिया। ठीक है, ए नेगेटिव क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस। ब्रॉन्स्टन लॉरी कंसेप्ट को याद कीजिए। अब जो स्ट्रॉन्ग बेस है उसको ये इकट्ठा ही है ना, एक्वस मीडियम में तो डाला ही हुआ है, तो स्ट्रॉन्ग बेस तो पूरी तरह से डिकम्पोज कर जाएगा। तो जो इक्वेशन 1 है उसका हम चूँकि वो उसमें एसिड था उसका के ए निकालते हैं। के ए निकालने के लिए ऊपर प्रोडक्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन लेते हैं, नीचे जो है रिएक्टेंट ले लेते हैं। वाटर क्यों नहीं लिया हुआ? क्योंकि वाटर यहाँ पे पहले के था तो वाटर को के से मल्टीप्लाई कर दिया था और चूँकि ये एसिड की डिसोसिएशन हो रही थी तो हमने इसको क्या कर दिया? के ए कर दिया। आपको याद भूल गया, मैं दोबारा से बताता हूँ। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है। अब पीछे से भूल जाते हो तो वाटर प्योर लिक्विड है तो ये कांस्टेंट है। याद आया? तो ये एसिड के लिए था ना सारा कुछ, तो फिर ये किसके इक्वल हो जाएगा? के ए के। तो ये के ए सर बेटा जी यहाँ से आया। के ए हमने लिख लिया क्योंकि वाटर भी कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, दोनों के कांस्टेंट्स को मल्टीप्लाई किया तो के ए आ गया। तो के ए इज इक्वल टू हाइड्रोनियम आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन और ए नेगेटिव की मोलर कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एच ए की। यहाँ से हमने पी एच वैल्यू निकालनी है और पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन। तो हम क्यों ना हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन निकाल लें। हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है तो क्या करेंगे? एच ए को के ए से मल्टीप्लाई कर दिया और ए नेगेटिव उसके नीचे चला गया। ठीक है, एच ए को
के ए से मल्टीप्लाई कर दिया और ए नेगेटिव उसके नीचे आ गया। ये आ गया आपके पास। अच्छा, अब जो ए नेगेटिव है ये किससे प्रोड्यूस हुआ है? बी ए से। तो इसका मतलब ए नेगेटिव इज इक्वल टू बी ए। क्योंकि ए नेगेटिव प्रोड्यूस ही बी ए से हुआ है, तो ए नेगेटिव इज इक्वल टू बी ए। इसका मतलब हम ए नेगेटिव की जगह यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं? बी ए पुट कर सकते हैं। देयर फोर हाइड्रोनियम आयन की मोलर कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू के ए, ऊपर एच ए और नीचे बी ए। एच ए क्या होता है? एच ए स्टैंड फॉर एसिड, बी ए स्टैंड फॉर सॉल्ट। शुरू में ही मैंने बताया था कि बी ए जो है वो आपका जो है वो एक सॉल्ट है, ठीक है। इसको हम सॉल्ट लिख देते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैस हो गया तो बी ए स्टैंड फॉर सॉल्ट। यू कैन, आई मीन, यहां से आपको पता चल जाएगा। ओके, अब हम हमारे पास आ गया हाइड्रोनियम आयन इज इक्वल टू के ए, एसिड की मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय सॉल्ट की मोलर कॉन्सेंट्रेशन। हम इस पूरी टर्म को नेगेटिविटी में कन्वर्ट कर देते हैं, मतलब नेगेटिव ले लेते हैं दोनों तरफ। क्योंकि पी एच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है, तो बाद में इसमें लॉग भी ले लेंगे। तो पहले माइनस ले लेते हैं। हाइड्रोनियम आयन नेगेटिव हो गया, के की टर्म जो है वो नेगेटिव हो गई, ऊपर एसिड था नीचे सॉल्ट हो गया। अब दोनों तरफ टेक लॉग ऑन बोथ साइड, हम लॉग ले लेंगे। माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू माइनस लॉग के ए को ब्रैकेट के अंदर ले लिया, दोनों के लिए कॉमन, ठीक है। अब माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन बताइए बच्चा किसके इक्वल होता है? पी एच के। ये माइनस लॉग ऑफ के ए हो गया, माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट हो गया। तो आप इसको प्लस करना चाहते हैं, तो माइनस लॉग के ए पहले तो बताइए किसके इक्वल होता है? ये किसके इक्वल होता है? पी के ए के। याद भूल गए? अभी तो बताया आपको, यहाँ पे बताया नहीं। माइनस लॉग ऑफ के ए किसके इक्वल होता है? पी के ए के इक्वल होता है। अब वीडियो नंबर 4 और 5 जरूर देखिए अगर आपको याद भूल रहा है तो, मतलब पिछली वीडियो ज़रूर देखो। तो माइनस लॉग ऑफ के ए किसके इक्वल होता है? पी के ए के। ये पी एच हो गया। सो पी एच इज इक्वल टू पी के ए। ये साइन भी पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया, और माइनस लॉग ऑफ हाइड्रोनियम आयन जिसके साथ भी माइनस लॉग लग जाता है ना, वहाँ पे पी लग जाता है, पावर। और उसके बाद हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन है, तो हमने हाइड्रोनियम तो नहीं लिख सकते, एच लिख दिया। ऐसे माइनस लॉग की वजह से यहाँ पे पी लग गया, ये के ए है तो के ए लगा दिया। माइनस लॉग एसिड अपॉन सॉल्ट था, हमने क्या किया, इनको इन्वर्स कर दिया। माइनस लॉग की बजाय हमने यहाँ पे प्लस लॉग ले लिया, सॉल्ट ऊपर ले गए, एसिड नीचे ले आए। ठीक है, यहाँ तक समझ लग गया। ये ड्राइव हो गया। यहाँ से आप, ये हेंडरसन हेसलबेल्च इक्वेशन है, ठीक है। दिस इक्वेशन इज हेंडरसन हेसलबेल्च इक्वेशन, ठीक है। तो हेंडरसन हेसलबेल्च इक्वेशन में हमने ये ड्राइव कर लिया कि पी एच इज इक्वल टू पी के प्लस लॉग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट अपॉन एसिड। तो अगर आप सॉल्ट की जगह कॉन्जुगेट बेस लिखना चाहें, तो आपको पता है ना कि ये जो कॉन्जुगेट बेस है ए नेगेटिव, ये कहाँ से प्रोड्यूस हुआ है? बी ए से प्रोड्यूस हुआ है, यानी कि
सॉल्ट से प्रोड्यूस हुआ। तो यहाँ पे हम कॉन्जुगेट बेस लिख सकते हैं, यानी कि ए नेगेटिव। गॉट इट? तो सिमिलरली जैसे पीएच एसिडिक बफर की पीएच ड्राइव करी है, पीओएच की ड्राइव करने के लिए हमारे पास होगा जैसे ये पीएच है, मतलब ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, फार्मूला सिर्फ रिक्वायर्ड है एमसीक्यूज़ के लिए। मतलब ये डेरिवेशन जो है लर्न जिन्होंने करनी है वो करें। एग्ज़ाम में आ सकती है +1 के, लेकिन +2 में यूज़ नहीं होगी, पर कॉम्पिटिटिव में ये 2 इक्वेशंस हमें रिक्वायर्ड हैं एमसीक्यूज़ में। तो अगर हमने एसिड के लिए ड्राइव कर लिया है तो बेस के लिए ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ फॉर्मूला याद कर लो, पीएच की जगह पीओएच, पीकेए की जगह पीकेबी, लॉग सॉल्ट सॉल्ट वो एसिडिक बफर के लिए थी, ये बेसिक बफर के लिए है, तो यहाँ पे बेस लगा दो। दैट इज़ ऑल। आई होप यू अंडरस्टूड दिस नाइसली। ये सॉल्ट है, ये मैं ब्लैक पेन से लिख देता हूँ। ठीक है, आ ही जाएगा नज़र। तो इसके साथ ही हमारे इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं वो ख़त्म हो गए, एक्सेप्ट हमें बफर सॉल्यूशंस की एप्लीकेशंस जो हैं वो याद करनी है, दैट यू कैन मैनेज योरसेल्फ। That is all about the chapter so far as theory part is concerned। अब हम कल के वीडियो से हम इनके न्यूमेरिकल्स जो हैं वो करने शुरू करेंगे। ठीक है, अब हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं, न्यूमेरिकल्स नहीं हमने करे ना, तो अब हम न्यूमेरिकल्स करने शुरू करेंगे। पहले हमने सारी थ्योरी ख़त्म कर ली है, तो एप्लीकेशंस यू कैन रिमेंबर योरसेल्फ। With this, we call it a day. I hope you understand this very nicely. Thank you very much. We call it a day. Love you back. Love you, guys. And see you back once again with the uh, continuing this chapter, but not the theory part. Now we shall go for the numericals. So where is the last part is concerned ना, Henderson Hasselbalch equation, इसमें आपने फॉर्मूलीज याद कर लेंगे तो इज़ फाइन। अगर आप डेरिवेशन याद करना चाहते हैं तो इवन देन इट इज़ गुड, नथिंग लाइक दैट। गॉट इट बच्चा? दैट्स ऑल। थैंक यू, नाइस डे।